हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का प्रणाम 2.0 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप जहां भी होंगे फाइन एंड शाइन होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ाइल को कैसे बनाते हैं, इनमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हम इन्हें कैसे सुंदर और आकर्षक तरीके से बना सकते हैं जिससे हमें और अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो हम बात करेंगे कि क्रम संख्या की उनके क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले क्रम संख्या, शीर्षक, फिर जो हमें विद्यालय की तरफ से या फिर जिस इंस्टीट्यूशन के लिए हम काम करते हैं उसके लिए जो मार्किंग की जाती है उस मार्किंग को हमें शो करना होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि शीर्षक क्या होनी चाहिए। जैसे कि पहला, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन क्या होता है। तीसरे नंबर पे बात करें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन कैसे किया जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का शैक्षिक महत्व क्या होता है। अगर हम पाँचवें नंबर की बात करें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, इनके गोल्स क्या क्या होते हैं और उनमें अलग अलग जो क्लब्स होते हैं जैसे साइंस क्लब हुआ, इन्वायरमेंटल क्लब हुआ और कल्चरल क्लब हुआ, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो एक पहला पेज होता है जिस पे हम अपना इंडेक्स टाइप का बनाते हैं और इसकी मार्किंग हमें संस्था द्वारा की जाती है कि इसमें क्या क्या मार्किंग होगी, कि तुम्हारे नंबर कितने मिलेंगे, इन सब के बारे में दर्शाया जाता है। अब हम देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं क्या क्या होती हैं, क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थी जीवन में बहुत ही उपयोगी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनकी प्रवृत्तियों को अनेक अनेक भिन्न भिन्न नामों से जाना जा सकता है। जैसे कि पाठ्योत्तर प्रवृत्ति, कक्षोत्तर प्रवृत्ति, आकाशीय आकाशीय प्रवृत्ति, पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियाँ। उपयुक्त विविधता सभी सार्थक होती हैं जब पाठ्यक्रम का अर्थ संकुचित रूप से लिया जाता है। परंतु परंतु आज जब पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं या मनोवृत्तियां जिसमें विद्यार्थियों को विविध प्रकार के शैक्षिक अनुभव मिलते हैं, यानी कि हमें इसमें इसमें करिकुलर के साथ साथ जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे जीवन में लर्निंग का काम करती हैं। इसलिए आजकल के मॉडर्न पाठ्यक्रम जितने भी होते हैं उनमें हमें जितने भी करिकुलम सेट के लिए जाते हैं उसमें करिकुलर के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ को महत्व दिया जाता है। जैसे कि बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, साइंस क्लब होता है और अलग अलग स्कूल में रोल प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, बीच बीच में कोई जैसे फेस्टिवल होते हैं तो उनके अलग अलग होते हैं, सेमिनार होता है। इन सब की तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अनौपचारिक रूप से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती हैं, चाहे वो विद्यालय के कैंपस में हो या फिर विद्यालय के बाहर हो या फिर हम कोई काम करते समय सीख जाते हैं। तो जैसे कि ऐसी स्थिति में उपयुक्त प्रकार के भेद कोई प्रतीत नहीं होता है। प्रारंभ में परीक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट प्रविष्टियों को ही पाठ्य प्रवृत्तियाँ कहा जाता था तथा उन्हें ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन वह अन्य प्रवृत्तियाँ हैं जिसके द्वारा शिक्षार्थी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मानसिक एवं सांवेगिक विकास होता है। अतः पहले विद्यालय उनका आयोजन तो करता था परंतु उनकी उपलब्धियों का प्रभाव परीक्षा पर नहीं पड़ता था। यानी कि जो पहले ओनली करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा महत्व देते थे, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ का ज़्यादा स्थान होता था, को करिकुलर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता। लेकिन आज मॉडर्न जैसे जैसे इन ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आता गया, धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं और अब करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उतना महत्व दिया जाने लगा कि जितना कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को नहीं देते थे पहले। इसका यह परिणाम हुआ कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं कि उनका जो वे ऑफ इंटरेस्ट होता है जैसे खेल में होता है, तो इससे हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस विषय में रुचि ले रहे हैं। हम उन्हें और वो चीज़ें अच्छी तरीके से प्रोवाइड करें। तो इस को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बेसिकली हम बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनकी अच्छे से पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, यानी कि उनके बेसिकली सिद्धांत क्या क्या होते हैं। जैसे कि
पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अगर हम पहले प्रिंसिपल की बात करें तो विद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने वाली क्रियाओं का चयन होता है। दूसरे की बात करें तो क्रियाशीलनों का संचालन करने से पूर्व इसकी योजना बना लेनी चाहिए। अर्थात कोई भी काम करना हो तो उसकी योजना हमें पहले बना लेनी चाहिए। और अगर तीसरे प्रिंसिपल की बात करें तो जो क्रियाशीलनों के चयन में छात्रों की रुचियों का अनुकूलन हो, अभिरुचियों एवं क्षमताओं का ध्यान रखा जाए, और जो हम करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका क्षेत्र ब्रॉडर होना, नहीं कि छोटा होना चाहिए। शिक्षार्थियों पर उनकी रुचियों का अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हम किसी विद्यालय में हैं तो विद्यालय में करिकुलर एक्टिविटीज़ का संगठन कैसे ऑर्गेनाइज कैसे करें उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन करने के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियाँ होती हैं कि विद्यालय में कौन सी पद्धति लागू की जाए, इसके निर्णय में शिक्षक का क्या इम्पोर्टेंस, फिर परिस्थितियों का दृष्टिकोण क्या है, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन कैसे करता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम कुछ बातें सीखेंगे। जैसे विद्यालय में जिस क्रियाशीलन का संगठन किया जाता है वह विद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होना चाहिए, ना कि आनंद के लिए सिर्फ होना चाहिए। उनके सहयोग को पूरा करने वाला होना चाहिए कि उनके सहयोग को पूरा करता है कि नहीं। ऐसी क्रियाशीलन को संचालित करने के पूर्व उनकी योजना बना लेनी चाहिए। यानी कि हमें कोई एक्टिविटी अगर ऑर्गेनाइज करानी है तो हमें उसके पहले उसकी पूरी योजना मतलब एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में रखना चाहिए। इस योजना का निर्माण छात्र तथा शिक्षक की दोनों की सहयोग होना चाहिए। योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व प्रधानाध्यापक से स्वीकृति, यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे और सोशल में करें, चाहे स्कूल में, चाहे समाज में करें, चाहे स्कूल में करें, तो हमें अपने बड़ों से उस चीज़ के बारे में पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे एरर होने के चांस रहते हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय यानी प्रशासन का स्वयं उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर कोई भी घटना या फिर कोई भी चीज़ होती है विद्यालय में तो प्रधानाध्यापक हेड होने के नाते उसका उत्तरदायी होता है। प्रशासक होने की अगर हम बात करें तो प्रशासक होने के नाते उसे किसी क्रियाशीलन या संगठन से प्रस्ताव विशेषाधिकार प्राप्त करना चाहिए। प्रशासन को सरल बनाने तथा विभिन्न संघर्षों को दूर करने के लिए इन क्रियाशीलन को विद्यालय की समय तालिका में प्रथम स्थान देना चाहिए। प्रथम स्थान देने का मतलब है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें ज़रूर अब हम बात करेंगे कि जब हम एजुकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि शिक्षा में यानी कि पाठ्य सहगामियों का शैक्षिक महत्व क्या है। तो हम देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो होती हैं बालक के जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका वे ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करके फिर जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में उन्हें हम और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसे क्रिकेट के क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसे, और अगर कोई खो खो खेल रहा है तो खो खो के, कोई रेसर है किसी की रेस लगाने में है, तो इन अलग अलग तरीके हम किसी के भी जीवन में आइडेंटिफाई करके उसे कर सकते हैं। इसके क्या क्या नियम हैं, जैसे कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन क्या चाह रहा है उसे हम पूरा कर सकते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हैं। नागरिक प्रशिक्षीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी अपने एक स्टूडेंट को या फिर एक पीपल को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं कि करिकुलर के अलावा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती हैं जिससे अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। किशोर अवस्था में आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, शारीरिक विकास हुआ, नैतिक गुणों का विकास हुआ, विशेष रुचि हुई, अनुशासन स्थापित करने की सहायता होती है। अब हम बात करेंगे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ की टाइप्स क्या क्या होते हैं, कि कितने प्रकार की होती हैं। बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो अगर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की छात्र क्रियाशीलता प्रचलित होती है। विभिन्न विद्वानों ने इसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो अगर हम एडगर जीन जॉनसन और रोलैंड सी फ्रांस के अकॉर्डिंग माने तो उन्होंने 11 वर्ग में विभाजित किया है कि कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो पहला
जैसे कि विद्यालय में के संगठन, प्रबंधन तथा नियंत्रण में भाग लेने के लिए क्रियाशीलता संबंधित होनी चाहिए। सामुदायिक क्रियाशीलता क्या होती है? धार्मिक और सामाजिक क्या होती है? पुस्तक एवं पत्र प्रकाशन संबंधी क्रियाशीलता क्या होती है? क्रियाशीलता मतलब कि करिकुलर एक्टिविटीज़। नाटक तथा भाषण संबंधी क्या हो सकती हैं? शारीरिक प्रशिक्षण संबंधी हैं, विषयगत संबंधी हैं, विविध क्लब है, असेंबली है। ये सब जितनी भी ये क्रियाएँ हैं, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ का ही एक पार्ट होती हैं। अगर हम अपने विद्यालय की बात करें तो जैसे हमारे विद्यालय में, माध्यमिक के विद्यालयों में इनके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य क्रियाशीलता मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ को स्थान दिया जाता है। जैसे कि छात्र परिषद, जैसे अपने अलग अलग विद्यालयों में तो कम देखे होंगे आप, कभी विद्या मंदिर में पढ़े होंगे तो ज़रूर देखे होंगे ना, उसमें जैसे प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, वकील, पक्ष का वकील, विपक्ष का वकील, बहुत सारी ऐसे पोस्टें बनाई जाती थी। बेसिकली स्टूडेंट उस पे अलग अलग पोस्टों पे स्टूडेंट होते थे, उनके अलग अलग उनका एक अलग प्रशासन चलता था। जैसे कि छात्र परिषद, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं होती, श्रमदान, जैसे कि हम बचपन में किए होंगे ना, कि चलो एक लाइन से जितनी यहाँ पे पेपर्स के टुकड़े पड़े उठा लो, जिसके पास ज़्यादा वो जीत गया। स्काउटिंग होता था, समाज सेवा बहुत सारी करते थे, बहुत से ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस होते थे उसे क्लीन करते थे, लोकगीत होता था, विद्यालय का प्रकाशन होता था, विद्यालय में पाठ्य सहकर्मी क्रिया होती थी बहुत सारी। और अगर हम आगे बात करें, इसके आगे बात करें तो विद्यालय में पाठ्य सहकर्मी क्रियाओं को बेक करने के लिए अनेक स्तर बनाए जाते हैं। इनमें गुणात्मक स्तर पर अगर माने तो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एम्स क्या होने चाहिए? अब हम बात करेंगे कि हमारे एम्स क्या होने चाहिए। कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर हमारे एम्स क्या होने चाहिए? जैसे लोकतांत्रिक समाज की यह प्रबल मांग होती है कि उनके युवकों को सामाजिक अनुभव की प्रयोगशाला प्राप्त हो, जिसमें वे कक्षा में पढ़ाए गए लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रयोग ला सकें। मतलब इसी को कहते हैं हम पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। अतः सामूहिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। इसमें बालक भाग लेकर स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे अभी बताया ना कि उसमें अलग अलग विद्यालय में पोस्टें बनाई जाती हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने का उनका मतलब मेन मकसद क्या होता है कि अभी से ही उन्हें नेतृत्व प्रधान बनाया जाता है, नेतृत्व के लिए प्रधानता उन्हें दी जाती है। अब हम बात करेंगे, जैसे पहले उद्देश्य की बात करें तो विद्यालय को संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यालय की चारित्रिक गरिमा को उन्नत बनाना। दूसरे की बात करें, छात्रों को स्वशासन तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रयोग में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करना। जिससे वे कुशल लोकतंत्रीय नागरिकता प्राप्त कर सकें। विभिन्न वातावरण में आए बालकों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना तथा उनके भावात्मक रूप से उन्हें एक बनाना, जिससे वे राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर प्रशस्त किए जा सकें। चौथा, बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। पाँचवा, विद्यालय के समाज के पारस्परिक संबंधों को उन्नत बनाने तथा समाज के विद्यालय के कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। अगर हम वर्तमान प्रयोगशाला रिपोर्ट लिखते हैं, जैसे हम किसी विद्यालय में जाते हैं तो हमें एक रिपोर्ट लिखनी रहती है। अगर हम किसी विद्यालय के ऊपर कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके उसमें किस किस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, क्या क्या देखा, वो प्रयोगशाला रिपोर्ट हो सकती है, क्लब हो सकता है। तो हम प्रयोगशाला रिपोर्ट पे थोड़ा देखेंगे। वर्तमान युग का, जैसे कि वर्तमान युग एक आधुनिक युग है जिसमें विज्ञान पढ़ाए जाने का उद्देश्य मुख्य रूप से करके सीखने से है। आपने जॉन डेवी का नाम तो सुना होगा, उन्होंने लर्निंग बाई डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया। यदि सामान्य से प्रश्न का उत्तर संक्षेप में गांधी जी की इस कथन से बेहतर जवाब क्या हो सकता है कि सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक तथा आत्मिक क्षमता को जागृत करे और उन्हें सामने लाए। वर्तमान युग में शिक्षा की आधिकारिक, व्यवहारिक एवं जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अपने एनसीएफ तो पढ़ाई होगा, एनसीएफ में देखते हैं कि बच्चों के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा, उन्हें जीवंत बनाना। ज्ञान का सिद्धांत जो करके सीखने से संबंधित है। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में होने वाले लगातार परिवर्तन के साथ विज्ञान शिक्षा का कार्य
भी बढ़ता गया तथा बहुआयामी होता गया। अब विज्ञान के साथ साथ अगर हम भाषा शिक्षा की बात करें तो अब अपने एक बहुभाषाई मल्टी लिंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट सुना होगा, क्योंकि जितनी भाषाएं जानेगा उसे उसे अलग अलग कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसे समझने में आसानी होगी। दूसरे विषय के शिक्षकों को अनुरूपी विज्ञान पाठ्यक्रम का कोई संभावित स्रोत छात्रों तक पहुँचाने, उसके व्यवहार में तदनुकूल परिवर्तन करने से के साथ उत्तरदायित्व भी है। ऐसे ही हम देखेंगे और आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि भौतिक प्रयोगशाला का नियोजन एवं उपकरण। भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में थोड़ा हम लिखेंगे कि क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इससे फ़ायदे क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम प्रयोगशाला अध्ययन के इम्पोर्टेंस को देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे छात्रों को वैज्ञानिक घटनाओं के दृश्य अनुभव देना। हम क्या होता है कि जब हम प्रयोगशाला में जाते हैं लैब में, तो हम वहाँ पे जो घटनाएं हो रही होती हैं उन्हें अपने खुद एग्ज़ामिन करते हैं, आंखों से देखते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक विधियों उपकरणों पर कार्य करने का कौशल विकसित करना, छात्रों की विज्ञान प्रयोग एवं विज्ञान संबंधी गतिविधियों में रुचि विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की आदत विकसित। हम जब जाते हैं लैब्स में तो वहाँ पे हम कुछ साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, साइंटिफिक टूल्स होते हैं, तो हम उन्हीं टूल्स के अकॉर्डिंग या फिर उन्हीं से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। कौन कौन से उपकरण होते हैं अब इनके बारे में देखेंगे कि एक जो साइंस लेबोरेटरी होती है उनमें कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण होने चाहिए। इसी प्रकार हम जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में भी देखते हैं कि कौन कौन से उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो 2 सिंक होनी चाहिए, अलमारियाँ, एक दीवार से हम रसायन को रखने के लिए शेल्फ होना चाहिए, प्रकाश की लटकती हुई रोशनी, मतलब जिस चीज़ को हमें फोकस करना हो वो चीज़ हमें वहाँ पे मिलना चाहिए। जैसे अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल क्लब की, जो हमारे 3 क्लबों में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमने एक क्लीननेस रिपोर्ट बनाई थी, जैसे हमारी इंटर्नशिप हुई थी, एक बीएड के दौरान हमने इंटर्नशिप किया था केडीएम इंटर कॉलेज बरेली में। तो वहाँ पे हमने एक सफाई के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके माध्यम से हमने विद्यालय की स्वच्छता पर बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि वहाँ के जो प्ले वाले ग्राउंड थे खेलने वाले, उनकी सफाई करना, जो सीढ़ियाँ थी जिससे बच्चे ऊपर चढ़ के जाते हैं उनकी सफाई करना, बहुत सारी चीज़ें की थी। आज हम उसमें देखेंगे कि जैसे कि किसी भी विद्यालय में साफ़ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए मंदिर के समान होता है। हमने पहले ही सुना है कि विद्यालय एक मंदिर के समान होता है, यहाँ पर शिक्षा की देवी माँ सरस्वती का वास होता है। स्वच्छता को लेकर हम हमेशा सजग रहना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन एक तरह से इसी क्षेत्र में काम करता है। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ये ऐसा माना जाता है कि गांधी जी की जयंती पर यह प्रोग्राम शुरू किया 2014 में शुरू किया गया था। अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो इसका नाम कुंवर दयाशंकर एडवर्ड मेमोरियल इंटर कॉलेज को स्वच्छता की बेहतर स्थिति में आगे बढ़ाने का एक प्रोग्राम था, जो हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके तहत हमने पेड़ लगाए थे, वहाँ पे जो नलकूप्स थे उसके आसपास की सफाई की थी, जिसमें हम बीएड द्वितीय वर्ष के दौरान हमारे साथी बहुत सारे साथी थे, उनका भी बहुत सारा सहयोग मिला और हम उस कार्य को करने में सफल रहे। और अगर हम बात करें सफाई के साथ वहाँ के विद्यालय की जो स्वच्छता होती है, हम कैसे उसे और बेहतर बना सकते, उसके लक्ष्य क्या होते हैं। जैसे अगर हम पहले लक्ष्य की बात करें तो शिक्षकों को विद्यार्थियों के समय समय पर स्वच्छता के बारे में जागरूक करना चाहिए और समय समय पर एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करानी चाहिए। जैसे हमारी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ तो निरंतर चलती रहती हैं, उससे को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हेंस होती हैं, बढ़ जाती हैं।
दूसरा, विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे, स्कूल, फूल पत्तियाँ एवं क्यारियों लगानी चाहिए। अगर हम तीसरे की बात करें, स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए एक अलग अलग शौचालय, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के जो मॉडर्न स्कूल हैं या फिर जो भी स्कूल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमारे NCF की बात करें, NP 2020 की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो बालक और बालिकाओं का टॉयलेट होता है विद्यालय में सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और उसकी नियमित सफाई होना भी ज़रूरी होनी चाहिए, नहीं तो गंदे पड़ जाते हैं। और चौथी बात है, विद्यालय में प्रत्येक कक्ष के पास एक छोटा कूड़ादान, एक डस्टबिन, एक एवरी क्लास हैज़ वन डस्टबिन, कि एवरी क्लास के जितनी भी क्लास हैं उनके पास एक डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसमें बहुत सारी टीचिंग्स, शिक्षण अध्यापन के दौरान बहुत सारे दस्त इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें उसमें डाल देना चाहिए, जिससे हमारी क्लास और सुंदर और बेहतर बन सके। अब पाँचवा, विद्यालय को भी स्कूल स्वच्छ रखने में मदद करनी चाहिए विद्यालय में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। अगर हम करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऐसे दौर में बात करें तो हमारा 72वां गणतंत्र दिवस उसी विद्यालय में हुआ था। हमने वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे प्रिंसिपल हमारे स्कूल के थे, मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि शामिल हुए। तो जैसे कि हम बात करें, उसमें KDM इंटर कॉलेज की तरफ से एक इनविटेशन के तौर पर उन्होंने हम बात की कि हम अब की बार के गणतंत्र दिवस को और कैसे बेहतर कर सके थे। तो हमने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया था, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, लोग आए थे। तो आप भी ऐसी अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पे विद्यालय में कर सकते हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इन्हेंस कर सकता है और अपने आप को बेहतर बना सकता है। ये कुछ हमारे साथी थे, जिन्होंने अलग अलग माल्यार्पण में थे, ध्वजारोहण में थे, रंगोली बनाई, प्रांगण बनाया, और इसके बाद हम सब ने इस प्रोग्राम को समाप्त किया। इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक अच्छी करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ाइल बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम मार्किंग्स की बात करें तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमें काफ़ी चीज़ों में एक्सीलेंट मिला था। तो थैंक यू। और आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू, बाय।